नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चुनाव करीब आते आते राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। कहीं दल बदल है, कहीं रैलियां तो कहीं जनसभाओं का दौर भी चरम पर है। सभी दलों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन लगभग अंतिम चरण में है। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं मिशन चुनाव को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। रैलियों से लेकर जनसभाओं का दौर चरम पर है। टिकट बंटवारे को लेकर भी दलों में समीकरण साधे जा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर सब 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो अन्य दल भी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि हम फिर अपने बूते सब 10 सीटें जीतने में सक्षम हैं। हरियाणा में 10 कमल खिलाकर पीएम मोदी के एनडीए 400 पार के नारे को मजबूत करने वाले हैं। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उसके ऊपर चर्चा काफी नाम आ रहे हैं। मजबूत कैंडिडेट हैं, कोई जो भी नाम आए हैं, एक एक नाम बड़ा मजबूत नाम हमारे पास आया है और कोई भी हमारा साथी कमजोर नहीं है, हर व्यक्ति मजबूत है। परंतु हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने वो जीती। कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए? देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये मेरे हाथ के अंदर नहीं। और हमारी क्योंकि 2024 हमारे सामने महत्वपूर्ण चुनाव हमारे सामने है। आदरणीय नरेंद्र मोदी 10 की 10 लोकसभा की सीटें उनको देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी जीत की जुगत में जुटी है। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। कुरुक्षेत्र से गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस आपके साथ मिलकर सभी 10 सीटों में जीत का दम भर रही है। इंडिया गठबंधन है और हमारा अच्छा गठबंधन है और हमारा जो है, मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं देश में। और हरियाणा में मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम हरियाणा करेगा। कुल मिलाकर सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में जल्द ही दलों के टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर तस्वीर साफ होने जा रही है। लिहाजा देखना यह है कि आगामी चुनाव में कौन किस पर भारी साबित होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चुनाव करीब है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। इससे जुड़ी खबरें भी हम आपको लगातार बताते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत डहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और साथ ही राजेंद्र जादू, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत चौहान साहब आपसे। पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर हम बात कर चुके हैं। अब आप लोग कहते हैं कि 10 के 10 कमल खिलाएंगे, 400 पार एनडीए का जो दावा है, पीएम नरेंद्र मोदी का जो दावा है, नारा है, उसे मजबूती देंगे। लेकिन हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम 10 सीटें जीतने वाले हैं, इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने वाला है। देखिए ज्योति जी, ये कुछ भी दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं और यही क्यों, और भी कोई ऐसा दल जिसका कहीं जो हरियाणा में 3-13 में न हो, वो भी ये कह सकता है अचानक आके टेलीविजन पर कि हम तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 10 में से 20 जीतेंगे। ये भी कपोल काल्पनिक बातें की जा सकती हैं। इनके दावे लगभग वैसे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल, इंडी गठबंधन के आज के पार्टनर, वो उत्तराखंड गए थे, मुख्यमंत्री का फेस लेकर गए थे, सरकार बनाएंगे और वहां से सब सीटों पर जमानत जब्त करा के आए थे। इनके दावे उस अरविंद केजरीवाल के उन दावों से भी तो मेल खा सकते हैं या खाते हैं। गोवा गए थे, सरकार बनाएंगे, तूफान मचाएंगे और कहीं 3-13 में वो दिखाई नहीं दिए। ये तो गुजरात में भी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे। तो इनके दावों में और हमारे दावों में अंतर है, वो साफ साफ दिखाई देता है। हमारे चुनाव परिणाम अब तक हाल ही के वर्षों में जो चुनाव हुए हैं
उनके चुनावों के नतीजे देख लीजिए, कहां पर कांग्रेस खड़ी है, कहां पर कौन खड़ा है, उनके जमीनी स्थितियों का आप मूल्यांकन करेंगी तो आपको पता चलेगा कि कोरे कोरे दावे करने वाले वो कोरे दावे ही करते हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहती है तो वो कोरा दावा नहीं होती, वो धरातल पर किए गए काम के दम पर जनता के अर्जित विश्वास, उसके आधार पर हम दावा करते हैं। और अक्सर अधिकांश मामलों में या लगभग 100% मामलों में हमारे दावे सच्चे साबित होते हैं। अमित शाह जी से आप जैसे एक एंकर ने ज्योति जी पूछा था कि अभी हाल में 2-4 दिन पहले ही कि नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, भाजपा हमेशा लक्ष्य रखती है, आप क्या कहते हैं? तो जितनी दृढ़ता के साथ श्री अमित भाई शाह ने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है 400 पार तो 400 पार, हम किए हुए कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारत के जनमन में बसे हुए, उकेरे गए, स्थापित विश्वास के आधार पर कहते हैं कि हम अपने प्रतिपक्षियों को 2024 में कहीं आसपास भी फटकने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, उन्नत भारत का चुनाव है, आगे बढ़ते हुए भारत का चुनाव है, और उस भारत का चुनाव है जिसका सपना भारत के करोड़ों नौजवान देखते हैं, और उस भारत का चुनाव है जिस सपने को भारत के नौजवान, भारत की नई पीढ़ी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में साकार होते हुए देख रही है, देखती है, महसूस करती है। तो हमें कोई कहीं शंका दिखाई नहीं देती। हां, हमारे विरोधियों की हालत आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं ज्योति जी कि जो लोग चिमटे से भी एक दूसरे को छूना नहीं चाहते थे, छूते नहीं थे। अरविंद केजरीवाल के वीडियोस दुनिया भर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे होंगे। कांग्रेस के बहुत सारे वीडियोस ऐसे हो सकते हैं जो कल परसों तक कहते थे कि पंजाब में एक थी कांग्रेस, जो कल परसों तक हरियाणा में कहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का गुड्डा, वो नरेंद्र मोदी जी के पराक्रम से, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर एक दूसरे से लिपट चिपट रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके दावों में और हमारे दावों में, इनकी तैयारी में और हमारी तैयारी में धरती आसमान का अंतर है। नतीजे भी बहुत दूर नहीं हैं, सामने आ जाएंगे। नीरज जी, हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, और पिछले चुनाव की बात करें या उससे पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो नंबर 2 की पार्टी भी रही। ऐसे में क्या जरूरत, आप लोग बार बार ये कहते रहे, बार बार, क्योंकि जब भी ये मुद्दा उठा के बार बार कहते रहे कि हम तो 10 की 10 सीटें इस बार जीतेंगे, सक्षम हैं हम, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को गठबंधन की? और जैसा कि चौहान साहब ने कहा कि जो चिमटे से एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं थे, वो बीजेपी के डर से, पीएम नरेंद्र मोदी के डर से एक हो गए। देखिए ज्योति जी, एक तो बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी बात खुद ही शुद्ध कर दी कि दावे कोई भी कर सकता है। जैसे ये दावे कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। दूसरे चिमटे वाली बात मैं सिद्ध कर दूं कि चिमटे से चिपकना नहीं चाहते थे, ये जसपा से नहीं चिपकना चाहते थे। सत्ता का मोह है, सत्ता के लालच के लिए इन्होंने जसपा से गठबंधन कर लिया। ये दूसरे पे उंगली उठाने हैं, खुद को तो देखें। जिस जसपा के खिलाफ मैंडेट लड़ा, उनको चोर बोलते थे, चौटाला को चोर बोलते थे, सब कुछ बोलते थे, उनसे ही गठबंधन कर लिया और ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। रही इंडिया गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की स्थापना देश में लोकतंत्र बचाने के लिए हुई है, ना कि सत्ता पाने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी। उसका एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ में देता हूं। एक छोटी सी मेयर पोस्ट के लिए इन्होंने क्या घपलेबाजी करी, बैलेट पेपर ही चेंज कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। शर्म है ऐसी पार्टी पे जो अपने आप को बड़ी पार्टी बोलती है। ये ऐसी पार्टी है जिससे अनुसंधान होगा देश में, ये कैसे सरकार चोरी करती है, कैसे एमएलए को तोड़ती है, एमएलए को पुलिस उठा के ले जाती है। आप देखिए, अगर इतना इन पे मोदी वेव है तो ऐसे कार्य क्यों करते हैं? चंडीगढ़ से क्या मैसेज गया हुआ पूरे वर्ल्ड में? इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बोलते हैं, भ्रष्टाचार टॉलरेंस पॉलिसी बोलते हैं, सिर्फ एक मेयर पद के लिए इतनी धांधली मचाई और इनको फटकार मिली हाई कोर्ट से। आप मेरे प्रवक्ता इस बात पर जवाब देंगे? ये अपने आप को बोलते हैं। दूसरी बात मैं साबित नहीं कर दूं, अगर मोदी वेव पूरे वेव में है तो खुद गठबंधन क्यों करते हैं? मोदी के लिए चुनाव क्यों करते? हमें भ्रष्टाचारी बोलते हैं,
और हमारे भ्रष्टाचारी नेताओं को लेने में गुरेज नहीं करते। अगर आप इतने सक्षम हैं, आप अपनी पार्टी में एजेंडा पास किए, सिर्फ बीजेपी लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी, तब मानता हूं मोदी देव है। मोदी ने देश में लोकतंत्र का इतना फियर पैदा कर दिया है। सीबीआई की रेड, अखिलेश जी को भी सीबीआई का नोटिस दे दिया। चुनाव आते ही हर पार्टी को डराते हैं, कोई भी लीडर किसी चुनाव में बढ़ता है तो उसके ईडी सीबीआई का नोटिस भेजते हैं। ऐसे कार्य क्यों करते हैं? आप चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। आज इनकी हवा खिसक चुकी है। ऐसे कायर नेता राजनीति करने के हकदार हैं क्या जो सीबीआई ईडी से डर जाते हैं? ऐसे कायर लोगों को राजनीति करने का हक है क्या जो सीबीआई और ईडी से डर जाते हैं? तो चोर की दाढ़ी में तिनका और भ्रष्टाचारियों के मन में भय, और भ्रष्टाचारियों के मन में ही तो भय हो सकता है। अरे अगर गलत काम नहीं कर सकता तो डरते का हो सीबीआई से, ईडी से? अगर चोरी नहीं कर रखी तो कौन डरेगा? चोरी नहीं कर रखी तो डरेगा क्या कोई? मेरे मित्र, मशीन चल जाती है, आप बीच में ना बोले, वॉशिंग मशीन चल जाती है। जिन नेताओं को सीबीआईडी लगाते हैं फिर उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। क्यों लेते हो आप उनको अपनी पार्टी में? जब सीबीआईडी कहां चली गई? जो हमारे नेता आपने लिए हैं उनके सीबीआईडी आप कहां से चले गई? आप बेकार की बात करते हैं, आप पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आपकी वॉशिंग मशीन है, जो डर गया वो तो आ गया, वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाता है। आप करें ना अपनी पार्टी में, अकेले चुनाव लड़े ना। मोदी वेव है तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चल रहे हमें देखो 12 करोड़ वोट मिले और बीजेपी को मिले 22 करोड़, अन्य दो लोगों को 32, हमारे मिला के अन्य दल मिलाकर 44, बीजेपी घबराई हुई है। ये गठबंधन आप कीजिए तो हमारे गठबंधन में उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप भ्रष्टाचार देखिए, जीरो पॉलिसी देखिए। आज हरियाणा में क्या हालचाल है? हरियाणा कोई कर्मचारी जिसने स्ट्राइक ना करी हो, आप कहते हैं 10 सीटें देते हैं। कौन सा कर्मचारी जो हड़ताल पे नहीं गया? चाहे पटवारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, किसको लाठी नहीं पूछा? आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मोदी गारंटी की एमएसपी गारंटी नहीं पूरी हुई। 2 करोड़ बेरोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहां चले गए? 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, बताइए मुझे कौन सा स्मार्ट सिटी तैयार किया? इसमें जब यूपी की सरकार थी कितना कर्जा था? आप 201 लाख करोड़ कर्जा है, बताइए इतने कर्जा को हो गया? कर लेको आपने देश से बोल दिया। को चर्चा में जोड़ू उससे पहले चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। ये बार बार एलिगेशन तो लगता है कि आप लोग सीबीआई और ईडी का सहारा लेते हैं, दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं, कहीं सरकार गिराने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग कहते हैं हम तो 400 पार जीतेंगे। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं वो भी अपने बूते नहीं, बीजेपी अपने बहुत विनम्रता से, मैं तो बहुत विनम्रता से ये कहता हूं कि ईडी हो, सीबीआई हो या दूसरी कोई भी सरकार की एजेंसी हो, वो भारत के संविधान, भारत के कानून के दायरे में रहकर काम करती हैं। अक्सर इनकी जांच पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी निगरानी रहती है। कोई भी इस देश में अंधेर नहीं कर सकता। कोई गलती करता भी है, कोई किसी से गलती हो भी जाए तो उसको इस देश की जुडिशरी टोक भी देती है, जरूरत पड़ने पर ठोक भी देती है। मेरा तो ये कहना है ज्योति जी कि जिन नेताओं को, जिन पार्टियों को यह लगता है कि हम किसी को डरा रहे हैं ईडी से या सीबीआई से, वो अपने भीतर तो झांकें। अगर ज्योति जी किसी ने कोई चोरी चकारी न कर रखी हो, अगर किसी ने भ्रष्टाचार न कर रखा हो, अगर किसी ने कोई गलत काम न कर रखा हो, एक मिनट मित्र, एक मिनट, आप ही का जवाब दे रहा हूं ना, आप ही का तो जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए ना। अगर आपका जवाब दे रहा हूं, जवाब ले लीजिए, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा जवाब सुन के, आपको जवाब अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके, अरे रुको दोस्त, रुक जाओ, रुको, मजा आएगा आपको, आनंद आएगा। सुनो, अगर विपक्ष के नेताओं ने या किसी व्यक्ति ने, मैं विपक्ष के नेता भी नहीं कहता, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं कर रखी, कोई ठगी नहीं कर रखी, भ्रष्टाचार नहीं कर रखा, तो उसको इस देश में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डर की बात यही करते हैं और दोगले लोग हैं, कभी कहते हैं हम किसी से नहीं डरते और कभी कहते हैं अरे मार दिया, ईडी आ गई, अरे मर गए, सीबीआई आ गई। अरे भाई एक तरफ हो जाओ, अगर सच्चे हो और निर्भीक हो, सच्चे हो और निर्भीक हो तो सामना करो, जांच का सामना कर लो, पाक साफ हो तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की हाई कोर्ट यहां पर है। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था, जिनके पीछे आप सीबीआई लगा रहे हैं, और ईडी को लेकर ही बात करने को नहीं बैठी हुई। नहीं, मैंने इन्होंने क्वेश्चन का मेरा आंसर का जवाब नहीं दिया ना। नहीं, अभी आप रुकिए, मैं सबकी ओपनिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ, अभी इन एलओ को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ। थैंक यू। डेनवाल जी,
बीजेपी 10 की 10 सीटों का दावा कर रही है, इंडिया गठबंधन कह रहा है हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी को लेकर, क्योंकि आपकी ही पार्टी के दूसरे प्रवक्ता ये कहते हैं कि 2 सीटें तो हम जीतने वाले हैं, दूसरी सीटों पर भी हो सकता है, इसके अलावा 8 सीटों पर भी हम मुकाबले में हों। आपका क्या कहना है? जी देखिए, हमारी पार्टी के प्रवक्ता झूठ नहीं बोलते, हमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हम हकीकत है उसको बताते हैं। अगर हम 2 सीट जीत रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि हम 2 सीट जीत सकते हैं और बाकियों पे हम मुकाबले में हैं, ये हम कह सकते हैं। हम ये कह ही नहीं सकते कि हम 400 जीत रहे हैं, हम 300 जीत रहे हैं। कारण ये है ना कि हमने जितना अपना ग्राउंड पे अपना जो वर्क कर रहे हैं, जहां पे हम मजबूत है वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जीत रहे हैं, और बाकी पे हम कह सकते हैं कि वहां हम फाइट कर रहे हैं। कारण है उसका, इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा मजबूत कार्यकर्ता है। कोई भी चुनाव संगठन के बलबूते पे लड़ा जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि 2018 के बाद जो पार्टी का विघटन हुआ तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी और उसके जो कार्यकर्ता इधर उधर भटक गए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संभाला है, उनको एक बार सक्रिय करने का काम किया है, उससे एक बार इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता एक बार फिर से अपने मोर्चे पर खड़े हो गए हैं, डट चुके हैं। और उसके बलबूते पर चलते हुए उन्होंने अपने प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया, जिले की कार्यकारिणी का गठन किया। उन्होंने अपने मोर्चों को, प्रकोष्ठों को जोन स्तर पर, हल्का स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां देकर उनको चुनाव के लिए सजग रहने के लिए, तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश दे चुके हैं। इससे पहले हमने अपने जो लोकसभा के प्रभारी भी नियुक्त किए थे और उन प्रभारियों की जिम्मेदारी लगाई थी। हमारी बैठकें भी हो चुकी हैं, जिला वाइज भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। और आपने देखा होगा ज्योति जी कि जिस प्रकार से हमारा महिला का एक सम्मेलन हुआ जींद में, उस महिला के सम्मेलन में हमने पूरे प्रदेश की महिलाओं को एकजुट करके दिखाया कि किस प्रकार से महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित करनी है वो किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए क्या रूपरेखा तय करनी है, वो भी हमने प्रोग्राम किया। हमने युवाओं का सम्मेलन किया, हमने अनुसूचित जाति आयोग जाति का एक सम्मेलन करके दिखाया, हमने ओबीसी का सम्मेलन करके दिखाया, जिससे कि ये हुआ। अल्पसंख्यक, अभी ताजा हमारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक सम्मेलन नूह में हुआ। हमने अपनी जमीन को तलाशने का काम किया और उस जमीन पे हमें यह रिजल्ट मिला कि परिवर्तन यात्रा के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ग्राफ बढ़ के आया है, आज भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में हो, जननायक जनता पार्टी भले ही उनके साथ गठबंधन में हो, लेकिन आज की हकीकत यह है कि इनके पास अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने जो गलत काम है उनको छिपाने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी अपना काम कर रही है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं वो अपना काम कर रही है और वो कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है। लेकिन इनसे अगर एक बार ये पूछे कि क्या पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनके दायरे में नहीं आया, क्या वजह है कि विपक्ष को वो निशाने पर बनाए रखते हैं, इसलिए उनके ऊपर सवालों के घेरे में इसलिए लिया जाता है उनको कि एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के घर में वो जाकर एक बार रेड करके तो दिखाए। अगर कोई व्यक्ति की रेड गिर रही है और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती है तो वो मजाक बन जाता है कि वो हमें पता नहीं था कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज देश और प्रदेश की हालत इन्होंने ये बना दी है। मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि हकीकत क्या थी। अभी मेयर के चुनाव में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मेयर के चुनाव में इन्होंने किस प्रकार से धांधली की वो किसी से छुपी नहीं हुई है। किस प्रकार से इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ईडी की बात एक बताता हूं कि चौधरी दिलबाग सिंह के साथ जो इन्होंने हरकत की थी, उन्होंने ईडी का जो उन्होंने शिकंजा कसने का प्रयास किया, उन पे मुकदमे बनाए गए और किस प्रकार हाई कोर्ट ने उनके जो मुकदमे हैं उनको कैंसिल करने का काम किया और उनको बाइज्जत बरी कर रखने का काम किया। तो ये आप ये खुद देखिए कि किस प्रकार से विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। ये विपक्ष को परेशान जरूर कर रहे हैं, इनका काम है क्या कि विपक्ष को कमजोर करो, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाओ, इस प्रकार की हरकतें करो ताकि जनता अपने लाइनों में लगी रहे और हम अपना जो गंदा खेल है वो खेलता रहे। लेकिन जनता अब भली भांति इनके जो ओछे हथकंडे उनसे परिचित हो चुकी है, उनको पहचान चुकी है। 2024 का ये जो चुनाव आएगा इसमें एक ऐसी लहर चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से तख्ता पलट करने की जो एक नई बयार चल रही है, उसके पीछे एक नई राजनीति की यही एक धारा चली है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति का साथ देना है जो हमारी मजबूती से आवाज उठाए, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला है। हम यहाँ पर झूठ नहीं बोलते, लेकिन हम ये हकीकत करते हैं। इनसे अगर कोई पूछे आप 10 की 10 सीटने की बात कर रहे हैं, आप 75 बार की बात कर रहे थे, तब इनका क्या हाल हुआ। तो ये ऐसे झूठे वायदे कितने भी करा लो इनसे। आज ये 400 पार की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या रहेगा वो सबको पता है। पंकज बेनीवाल जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐलान कर दिया अपने उम्मीदवार का,
तो ये कुरुक्षेत्र की सीट आप लोगों को मिली है, क्या आप लोगों ने दावेदारी की थी या फिर कांग्रेस को लगा कि यहाँ पर हम कमजोर हैं, आप लोगों को ये सीट दे दी गई, और क्या उम्मीदें यहाँ से? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया है कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया अलायंस का, यानी कि इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई। डॉक्टर सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। डॉक्टर सुशील गुप्ता बहुत ही व्यवहारिक इंसान है और जनता के साथ जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए उनको टिकट मिली है वहां से और हर चीज में सक्षम है वो, चाहे जनता से संवाद करने के लिए हो, जनता से बातें करने के लिए हो, जनता के बीच में रहने के लिए हो। ऐसा नहीं जैसे कि आजकल कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी जी को गायब सिंह सैनी जी कहा जाता है, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा सुशील गुप्ता जी नहीं, सुशील गुप्ता जी अपने नाम से ही हैं, बड़े सुशील हैं, हर तरीके से वो काम करते हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। पूरी टीम आज कुरुक्षेत्र के कैसे कैसे वार्डों में जाया जाए, कैसे गांवों में जाया जाए, उस तरीके से काम कर रही है और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। इंडिया अलायंस की 10 की 10 सीटें अब की बार हरियाणा से निकलेंगी और इंडिया अलायंस का ही प्रधानमंत्री अब की बार देश को मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चंडीगढ़ का उदाहरण सबके सामने है। इंडिया अलायंस की पहली जीत इनके मुंह पर थप्पड़ है, जोरदार तमाचा है कि इंडिया अलायंस ने इकट्ठा होते ही कैसे ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया और सत्ता में रहने के लिए किस तरीके का गंदा काम, गुंडा राज इन्होंने करके उस पर करके दिखाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर एक्शन लिया और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के फेवर में इस डिसीजन को दिया। जीत का आगाज कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी करेगी। इंडिया अलायंस के जो पहले उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी बने हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब पहली जीत हरियाणा से घोषित होगी तो वो डॉक्टर सुशील गुप्ता की कुरुक्षेत्र से होगी। हमने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, क्या भाजपा के भी नायब सिंह सैनी जी को ये टिकट देंगे? आज पर प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी बैठेंगे, आप बता देंगे यहाँ बैठ करके, क्योंकि वहां की जनता तो इनको ढूंढ रही है कि नायब सिंह सैनी जी कहाँ हैं। लोग गायब सिंह सैनी जी वहां पर इनको कह रहे हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से प्रोफेसर चौहान साहब का ना नजर जो नजदीक की है वो शायद कमजोर है। इनको शायद दिखाई नहीं देता कि दिल्ली और पंजाब में भाजपा का क्या आचरण इसी आम आदमी पार्टी ने किया, इसी अरविंद केजरीवाल ने किया, इसी अरविंद केजरीवाल की सोच ने किया। ये शायद दूर की नजरें इनकी ठीक है और नजदीक की कमजोर है। तो डॉक्टर के पास जाकर के अपनी आंखों का चेकअप करा लें और देखें कि भाई दिल्ली और पंजाब की बात तो ठीक है, दिल्ली के बाद तो आप लोग, दिल्ली के बाद तो यहाँ आप लोग कई स्तर के अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बची आप लोगों की। पंजाब के बाद आप लोगों ने आदमपुर लड़ा, क्या हुआ? जमानत नहीं बची। तो केवल दिल्ली आप कह रहे हैं कि चौहान साहब की नजर कमजोर है या खराब है, तो दावा तो जिस ग्राउंड पर आप कर रहे हो ग्राउंड गोवा लड़ा, गुजरात लड़ा, उत्तराखंड लड़ा, उत्तर प्रदेश लड़ा, इनको कहाँ दिखाई देता है? आप लोगों को अगर लगता है कि दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा है और वैसा कुछ यहाँ रिपीट कर देंगे, तो अब तक तो आप लोग कामयाब के आसपास भी नजर नहीं आए हैं उसके। ज्योति जी, आपको इतना बता रहे हैं तो इतना भी बताइए कि 2009 में भाजपा की आदमपुर से मात्र 1200 वोटें आई थी। तो इनका तो ग्राफ बढ़ा है ना, इनका तो ग्राफ बढ़ा है, इनका तो ग्राफ लगातार बढ़ा है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बल्कि 10 साल के अंदर कोई भी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी। हरियाणा की बात छोटे से, अरे ज्योति जी, छोट सुपारी जैसी पार्टी बोला था गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, सुपारी जैसी पार्टी, नाक में दम कर रखे इनको सुपारी जैसी पार्टी ने। और भाजपा को अब की बार हराने का काम इंडिया अलायंस हरियाणा से। चलो चौहान साहब, आपको जो कहना है आप बताइएगा। मैं जादून जी की भी पहली प्रतिक्रिया ले लेती हूँ डिबेट में। एक मिनट और ज्योति जी, ठीक है बोलो। मैं कुछ बातें लिख रहा था इनकी चौहान साहब की। चौहान साहब ने कहा कि गठबंधन की जरूरत पड़ गई इनको। अरे भैया, आपके एनडीए में कितने घटक दल है पता है आपको? आपने कहा कि चिमटे से पकड़ने, अरे भैया तू तो फूकनी लेके पीछे पड़े थे नीतीश कुमार के। अरे हार के मारे गठबंधन कर रहे हो, हम जीत कर भी कर रहे हो, अंतर नहीं समझ में आता क्या? दरवाजे खोल दिए हम। आपने कहा कि हम दुरुपयोग नहीं करते। अरे भैया, नारायण राणे शुभेंदु अधिकारी गलत है, ये गलत हो रहा है भाई। मुकुल राय कौन है ये? इन पर ईडी और सीबीआई के। पंकज जी, आपकी बात आ गई, अभी आप रुकिए। आज तो एक ना आप लोग सारी डिबेट को ईडी और सीबीआई पर घुमा रहे, सारी डिबेट को ठीक लगी? सभी ईडी और सीबीआई की क्यों बात कर रहे हैं? जवाब देने, क्योंकि ये यहाँ पर बैठे बैठे पब्लिक को, ये शुरुआत कांग्रेस ने कर दी थी, आप सभी उसी मुद्दे पर अब बात कर रहे हैं। लच्छेदार भाषण देते हैं ये लोग यहाँ बैठते थे, इसलिए इनको बताना जरूरी है। रुकिए आप पंकज बेनीवाल जी, रुकिए। जादौन जी, कल भी हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर,
बीजेपी दावा कर रही है कि 10 के 10 कमल खिलेंगे। हालांकि अब तक के इतिहास की हम बात करें, देखिए लोकदल ने 10 सीटें जीती लेकिन उसको रिपीट नहीं कर पाए, कांग्रेस ने 10 सीटें एक बार जीती, हरियाणा में रिपीट नहीं कर पाए, बीजेपी ने भी 10 लोकसभा सीटें जीती हैं। क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी? इस प्रदर्शन को ये देखना होगा। अब देखिए, बीजेपी तो उसी हिसाब से तैयारी कर रही है जिस हिसाब से उनके दावे हैं। इसमें हम लोग यही विश्लेषण कर सकते हैं कि जिस तरह का दावा है उसके लिए पार्टी अपनी कितनी तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है कि तैयारी में तो भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, लेकिन अब ये तो आम मतदाता के ऊपर है कि वो क्या फैसला करता है। क्योंकि इस चुनाव में जो है एक तरह से लाइन बड़ी क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ, और मोदी सरकार के पास है कि भारत को विकसित बनाओ 2047 तक। अब देखते हैं कि दोनों जो नारे हैं इनके अलग अलग मुकाबले पर इसमें जनता किसको चुनती है। और कांग्रेस का एक बड़ा इतिहास भी लोगों के सामने है, और मोदी सरकार के जो 10 साल है और वो तीसरे टर्म में जाना चाहते हैं, तो वो भी कामकाज जो है लोगों के सामने है। तो अब ये है कि लोग उसका किस तरह से विश्लेषण आकलन करते हैं और किस तरह से फैसला करते हैं। वो ठीक है कि राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है कि एक बार 10 जीतने के बाद फिर दोबारा वो पार्टी 10 लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 10 लोकसभा सीट जीत ली थी। तो ये रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का दावा हो सकता है सफल ना हो, लेकिन फिर भी यह है कि मोदी सरकार का 10 साल का कामकाज और कांग्रेस का जो है 50-55 साल का जो इतिहास है उसके आधार पर लोग आकलन करेंगे। और मुझे लगता है कि पहले भी लोगों ने आकलन किया, तभी जो है एक नए नेता को काम करने का और नई पार्टी को काम करने का मौका सेंट्रल में दिया और दूसरे राज्यों में भी सरकारें चुनी गई। तो अब दावे तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन ये देखना है कि किसका दावा सफल होता है और लोग किसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं लगातार। अब उनके तो कैंडिडेट भी घोषित किए जाने वाले हैं। इस तरह की बैठक वहां चल रही थी अभी दिल्ली में, और तमाम तरह का उन्होंने माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट किया चुनाव के लिए। अब ठीक है कि आप उसको खारिज कर दें कि वो नहीं है मैनेजमेंट और वो दावे गलत है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो चुनाव में ही इसका सही ढंग से परीक्षण हो पाएगा, क्योंकि दावे प्रति दावे चलते रहते हैं और हर आदमी अपने राजनीतिक नजरिए से और अपनी मुट्ठी को बंद बनाए रखने के लिए भी दावे किए जाते रहते हैं। तो ठीक है, मुट्ठी बंद रखिए और दावे करते रहिए। चुनाव बस काफी नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं और देखिए ताकत लगाइए। अब आम आदमी पार्टी के पास लिए तो एक बार गुड साइन ये है कि कांग्रेस ने एक सीट उनको कुरुक्षेत्र की दे दी, तो हो सकता है कि वो जो है यहाँ खाता खोलने में सफल हो जाए। और हरियाणा में वो ताकत झोंक रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो तो इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे मैन अपोजिशन पार्टी वही है। तो हो सकता है कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। गुजरात में भी उन्होंने अपना एक MLA चुनवा लिया है और कई जगह उनको सफलता में इस तरह से दिल्ली में मिलती रही है, और दिल्ली के प्रभाव से ही वो, दिल्ली और पंजाब के प्रभाव से ही वो कांग्रेस से समझौता करने में सफल रहे। तो आप देखते हैं कि वो किस तरह से बढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल देखना होगा। चौहान साहब, इंडिया गठबंधन का दावा की शुरुआत जिस बात से की थी, आम आदमी पार्टी कह रही हम भी कमाल करेंगे, कांग्रेस का भी दावा है कि हम तो गठबंधन में साथ मिलकर लड़कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा था दावे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन दावे परिणाम के नजदीक, हकीकत के नजदीक किसके हैं, ये उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आप कहेंगी या आकलन करेंगी, क्योंकि हम आकलन ही कर रहे हैं, चुनाव तो आगे होने वाला है, तो ही ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार बनाती है वहां सरकारें लगातार अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने कामकाज, अपनी नीतियों, अपने डायनेमिक नेतृत्व की क्षमताओं के दम पर रिपीट करती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक हमारी सरकारें रिपीट करने का हमारा अनुभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठोस काम करती है, ठोस नीतियां, ठोस कार्यक्रम जनता के सामने रखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा जमता है, और एंटी इनकम्बेंसी की बात करने वालों को हम पलटकर प्रो इनकम्बेंसी करके दिखा देते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं जब दावा करता हूं कि हम 10 की 10 जीतेंगे, तो दिस इज बेस्ड ऑन आवर ट्रैक रिकॉर्ड। हम एंटी इनकम्बेंसी के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने वाला दल हैं, हम प्रो इनकम्बेंसी वाले हैं। हम 10 क्यों जीतेंगे ज्योति जी? बड़ी सीधी सी बात है, भारत के जनमानस का विश्वास
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ते हुए भारत में है। इसलिए तीसरी बार देश की कमान नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का मन जन सामान्य बना चुका है। ये जो विपक्षी लोग हैं, अगर उस सच्चाई को टेलीविजन पर स्वीकार कर लेंगे तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अकेले में तो कांग्रेसी भी हमें यही कहते हैं, भाई तुम तो आए पड़े, थारी 10 की 10 आवेगी, तुम तो हरियाणा में भी जोरदार तरीके से बोर्ड कांड लाग रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रति जनता का विश्वास है, उसके दम पर हम ये कह रहे हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। रुको कमाल, आप भी कर लेना। कमाल, आपको कौन रोकता है कमाल करने से? देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, पी चिदम्बरम। रुको झूठो, बीच में मत बोलो। मैं आपकी बारी में बोला नहीं था, चुपचाप सुना मैंने आपके सारे। 20 बार बोले, झूठे कहेंगे आप 20 बार बोले। 2013-14 में आप लोगों के। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ज्योति जी देखिए, रोक दीजिए इनको। नीरज जी सुनिए। 2013 का शायद 2013 का पी चिदम्बरम उस समय के वित्त मंत्री रहे होंगे, उनका एक भाषण प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी कोट किया। वो भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। जब भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की बात कर रहे थे तो वे कहते थे कि हम 2047 तक भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बना पाएंगे। आइए सपना देखते हैं। आज जो प्रधानमंत्री आपके सामने हैं, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है और दुनिया भर की एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज ये कह रही हैं कि उनकी अगुवाई में भाजपा की नीतियों के चलते हुए जैसे भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चलकर 5वें नंबर पर आई है इन 10 वर्षों में, वो आने वाले 4-5 वर्षों के भीतर, उससे भी पहले वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनेगी। देश को सब आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मेरिट पर काम होते हुए देखना चाहते हैं, देश का स्वाभिमान बढ़ते हुए सारा देश देखना चाहता है, असंभव को संभव होते हुए देखना चाहते हैं। असंभव लगता था राम का मंदिर बनना, असंभव लगता था अनुच्छेद 370 का हटना, असंभव लगता था कि इस देश में, इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपराओं का नाम लेकर, इस देश की अभी बहुत सारे असंभव काम पड़े हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी से ही तो कराएगा देश। देश चाहता है, देश का फैसला ये है, देश का निर्णय ये है कि जो जो बड़े काम भारत का जनसाधारण देश में आने वाले दिनों में होते हुए देखना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी जी से ही कराए। चाहे कश्मीर का जो अधूरा एजेंडा अभी पड़ा हुआ है 370 अनुच्छेद हटने के बाद, पाक अधिक्रांत कश्मीर को लाना हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे काशी की बात हो, चाहे भारत को दुनिया का आर्थिक और सामरिक रूप से विश्व नेता बनाने की बात हो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की बात हो, ये सब करने का दम राहुल गांधी में किसी को नजर आता है क्या? वो दिखता तो नरेंद्र मोदी में है, इसलिए देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी का एक वीडियो आपने भी देखा होगा, अभी चल रहा था, 2-4 दिन पहले वायरल हो रहा था। वो ये कह रहे थे ये कैसा राजा है, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, हम इनके खिलाफ कुछ भी बोल लें लोग सुनते ही नहीं है। ये हाल है इनकी लीडरशिप का। इन पर, इनके नेताओं पर, राहुल गांधी पर, अरविंद ढोंगीवाल, फर्जीवाल पर इस देश में कोई भरोसा नहीं करता। इनके इंडी अलायंस पर, इनके घमंडिया अलायंस पर रत्ती भर भारत की जनता का भरोसा नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल, जिनसे अपना परिवार नहीं संभला, पार्टी नहीं संभली, वे नरेंद्र मोदी को कोसते हुए ये नहीं सोचते कि आसमान की तरफ थूकोगे तो सब अपने ऊपर आकर गिरेगा, खुद गंदे होगे। पहले अपना घर संभाल लीजिए। मेरिट के हत्यारे आप लोग रहे हो। लूटपाट के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की पहचान रही है हरियाणा में। हरियाणा के लोग 2014 के चुनाव में सब कुछ बावड़े थोड़ी हैं, भोले तो हैं, भोले तो हैं, बावड़े नहीं है हरियाणा के लोग। अलमारियां तोड़ने वाले, अलमारियां तोड़कर मेरिट की हत्या करने वाले, अलमारियां तोड़कर मेरिट की हत्या करने वाले बाहर हैं, बाहर रखे जाएंगे। एक सवाल के साथ अभी आप उनके साथ मत बोलिए, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता इनको झूठ बोलने की आदत है। नीरज जी आप इस तरह के कमेंट मत करें, मैं जो सवाल पूछूं उसका उत्तर दे दीजिएगा। अभी सुनिए। अरे सबसे बड़ा झूठा तो अरविंद केजरीवाल और उसके प्रवक्ता उससे भी बड़े झूठे हैं। साहब रुकिए, अभी आपने विस्तार से अपनी बात कह ली है ना,
सत्य की अपनी बात बात कह करते चुके हैं, अभी आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल वो झूठा है जो कुछ भी बोल के फिर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है। ऐसे झूठे आदमी की प्रवक्ता मुझे झूठा कह रहे हैं, हमें झूठा कह रहे हैं। बच्चों की कसम खाकर सरेआम मुकरा कौन था, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा ये कहने वाला नहीं चौहान साहब, ऐसे नहीं, आपको अरविंद बहुत टाइम केजरीवाल। ले चुकी मैं बोलने के लिए, अपनी बात कह चुकी। पंकज जी आप भी रुकिए, अभी अपने अपने समय में बोलिएगा। सुनिए अभी नीरज जी, सुनिए नीरज गुप्ता जी, एक तो बीजेपी के सामने लड़ना या चुनाव जीतना अपने आप में आप लोगों के सामने चुनौती है। दूसरा, संगठन तैयार नहीं अभी। आज ही हम नारनौल की तस्वीरें देख रहे थे जहां किरण और रावदान सिंह के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता के, उनमें धक्का मुक्की देखी गई, नारेबाजी देखी गई, शक्ति प्रदर्शन देखा गया। तो आपस में ही अगर लड़ते रहे तो कैसे फिर बीजेपी से लड़ेंगे और कैसे जीत हासिल करेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है, जोर शोर से लगे पड़े हैं। हमारी जन आक्रोश रैली पूरे हरियाणा में चल रही है। आप देखिए उसमें कितनी भीड़ है, जनता हमारा साथ दे रही है। इनको दिखाई नहीं देता, इन्होंने काला चश्मा पहन रखा है, ये बहुत झूठ बोलते हैं, सिर्फ आंकड़ी बात करते हैं, आंकड़ी बात नहीं करते। मैं इससे दो पूछना चाहूंगा। जो मैंने पूछा उसका मेरा चश्मा काला जो नहीं है। मैंने पूछा, कहाँ एकजुट है आप लोग, कहाँ एकजुट है बताइए। आंखें ठीक है आपकी? आप लोग मुझे जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए क्या पिछली बार की तरह? इस बार भी बिना संगठन के जा रहे हैं। अब लिस्ट आ रही है, अगले हफ्ते लिस्ट आ रही है, अगले महीने लिस्ट आ रही है। चुनाव आ गए हैं नीरज गुप्ता जी, क्या इस बार भी संगठन नहीं बनेगा आप लोगों का? देखिए, और दूसरा, कैसे आप इनकार कर सकते हैं गुटबाजी से? आज ही तस्वीरें सामने आई नारनौल की। मैं मानता हूं जैसे परिवार हमारा बड़ा है सब, लेकिन सब परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो हल्की फुल्की गुटबाजी हो सकती है, उसे दूर कर लिया जाएगा। चुनाव के वक्त सब एक है, सब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन काम तो सब कांग्रेस के लिए कर रहे हैं ना। कांग्रेस परिवार के लिए काम कर रहे हैं। एक परिवार बड़ा होता है, उसमें सब लोग कमाते हैं तभी परिवार चलता है। ऐसे ही कांग्रेस बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके सारे लड़े कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये तो नहीं हम कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो परिवार में मुखिया के तौर पर किसी की कोई स्वीकार्यता तो होती है ना, सभी एक दूसरे से बड़े नेता। मुखिया जब टाइम आएगा वो हमारे सीट नीति तय करेगा, लेकिन अभी फिलहाल मुखिया जो तय आएगा वो हमारा सीट नीति तय करेगा। सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उस पर तथ्यों पर काम करें कि आपके 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। आप मुझे बताइए, चलो बीजेपी जीत के 10 साल का शासन हो गया, आज तक आपने 20 करोड़ रोजगार दे दिए क्या? 100 स्मार्ट सिटी बना दिए? आप तथ्यों में बात करें ना, वर्चल बल बातें ये होगी। 56 साल तो हमने भी राज करा है, आप हमारा जितना रिकॉर्ड तो जिंदगी में नहीं बना सकते। अब मैं जवाब दे दूं इनको यहीं पर? में बात कीजिए ना, अभी दे दूं जवाब इस बात का। 2014 में हम छोड़ के 4,000 करोड़ का कर्जा था, आज हरियाणा में 4.5 लाख का कर्जा है। बताइए, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। देश में पूरे 201 लाख करोड़ का कर्जा है। जब यूपी की सरकार थी तो कितना कर्जा था? आप इन तथ्यों पर आप झूठ की भाषा आपकी बताता हूँ। मोदी जी बोलते थे, मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, आगे क्या सबके खाते में? नीरज जी, आप हरियाणा के चुनाव को लेकर बात करें, क्योंकि अभी टाइम नहीं कि मैं आपके सवालों का उत्तर इनसे लूं। आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर बताएं, क्योंकि पिछली बार रोहतक में आप लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हिसार में हालांकि दूसरे नंबर पर नहीं थे, उसके अलावा हर जगह दूसरे नंबर पर थे, तो दूसरे से पहले नंबर पर कैसे आ पाएंगे जब संगठन नहीं, गुटबाजी है? इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये जनता तय करेगी किसको जिताना है, किसको हराना है। मैं आपको बोलूं 10 सीट जीतेंगे, जनता तय करेगी। हमारा प्रदर्शन काम करेगा, हमारे पिछले 2014 से 2024 का 10 साल का काम करेगा। इनके कामों को भी कंपेयर किया जाएगा। इनके कामों, इनके सरकार में हर बार पिटा है, जनता उसको भी ध्यान रखेगी। किसानों को किस तरह बेरामी से पीटा गया, 750 किसानों को MSP लिख के, ये सब जनता जनार्दन तय करेगी। जनता भगवान है, जनता ही मालिक है, इसलिए काम हमें जनता पे छोड़ देना चाहिए किसको कितनी सीट मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हम मिलकर अच्छा चुनाव लड़ेंगे और इनको टक्कर देंगे और हम जीतेंगे। चौहान साहब, आखिरी कमेंट के लिए आएंगे आपके पास। दहीनवाल जी, बार बार आप लोग कहते हैं विघटन हुआ, परिवार टूटा, पार्टी टूटी, लेकिन उसके बाद तो कहीं आप लोग साबित नहीं कर पाए खुद को। जिन बाय इलेक्शन थे, मैं बार बार कहती हूँ, लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद भी बाय इलेक्शन भी 3 हुए, केवल एक वो सीट जहां खुद ही इस्तीफा दिया गया था एक मुद्दे को लेकर, उसमें भी मार्जिन कम हो गया। तो कैसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 सीटें भी जीतेंगे? ज्योति जी, 2014 का जब चुनाव आया था तो 2014 के चुनाव में पूरी तरह से ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में रंग में एक सब कुछ हो गया था, भाजपा में ये हो गया था। उस समय भी हमने 2 सीटें निकाल कर दिखाई थी। और उसके बाद जब पार्टी का विघटन हुआ, निश्चित तौर पर 2018 में जब पार्टी का विघटन हुआ, तो उसके बाद से तो दिक्कत आई थी, मैं कुछ चीज के लिए हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद जब 2019 के बाद जब सब कुछ खत्म हो लिया, तो हमने अपना एक ग्राफ जब बढ़ाया है, तो उसके बाद मेन चुनाव अब आएंगे, जिन चुनावों के बारे में ये कह सकते हैं कि इन चुनावों में हम कुछ करके दिखाएंगे। और जनता को भी इस चीज के बारे में पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इस चीज के बारे में पता है कि ये स्थिति अब जो है ये हमें कुछ करके दिखाने की है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा,
अभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी कह रहे थे कि हम विकासशील विकसित देश बनकर दिखाएंगे। मैं इनसे एक चीज पूछूंगा, इन्होंने 2-3 चीज बताई थी कि हमने राम मंदिर बना दिया, हमने 370 हटा दी। एक चीज इनसे पूछना, इन्होंने विकास की कोई एक बात की? इनसे कोई पूछे बुलेट ट्रेन के बारे में क्या रहा, कोई जवाब नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आपने मेट्रो का प्रोजेक्ट कहां तक बढ़ाया, उस चीज का कोई जवाब नहीं। रोजगार के बारे में कोई नहीं। जो देश प्रदेश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हो, जहां पर 200-200 करोड़ के घोटाले एक नगर निगम में हो जाए, एक नगर पालिका में, नगर परिषद में 100 करोड़ का घोटाला हो जाए, एक विभाग में 200-200 करोड़ का सहकारिता विभाग का घोटाला हो जाए, और उसके बाद अगर ये कहें कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को विकसित देश बनाएंगे, हम इसमें विकसित देश बनाएंगे, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जहां पर उद्योग आ नहीं रहे हो, वहां देश कैसे तरक्की करेगा? ये लोग केवल और केवल कहने के अलावा इनके पास और कोई भी सोर्सेज नहीं है। जिस देश में किसान जो अन्नदाता है, अन्नदाता को खाद बीज के लिए लाइनों में लगना पड़े, जिस अन्नदाता को अपने एमएसपी के लिए गोलियां खानी पड़े, और वो लोग आज यहां बैठकर करें कि हम जनता की सोचते हैं, ये जनता की नहीं सोचते, ये केवल सत्ता की सोचते हैं। यहां पर इन्होंने जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखा है, आप ये देखना, एक बार लोकसभा का चुनाव अनाउंस हो जाए, इनकी हालात इनको पता लग जाएगा। मैं हमेशा अपनी डिबेट में एक बात कहता हूं कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो श्री कृष्ण और अर्जुन जब रथ पे बैठे थे, तो युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आप एक बार रथ से नीचे उतर के देखिए। रथ से नीचे उतरा तो वो रथ भर भरा कर गिर चुका था। कारण कि उसका कारण यही था कि श्री कृष्ण ने यह कहा था कि ये रथ तो आपका कर्ण के बाणों से टूट गया था, लेकिन इसके ऊपर मैं सवार था, तब ये आपका रथ बचा हुआ था। आज यही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, इसलिए इनके पास लोग डटे हुए हैं। जिस दिन ये सत्ता से बेदखल हो गए, उस दिन इनके पास कोई रहने वाला नहीं होगा। एक बार चुनाव अनाउंस करा के देख लीजिए, ये इनको पता लग जाएगा कि ये कहां है कहां नहीं है। आज ये केवल और केवल बात करते हैं कि इनका पन्ना प्रमुख, इनके सारे पन्ने पेज फटे हुए मिलेंगे आपको। मैं ये ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं हकीकत से वाकिफ कराता हूं। आज हर वर्ग इनसे दुखी है, चाहे गांव में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, दफ्तर में चले जाओ, सब भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को दिन रात गालियां बकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं कि हमें सिवाय परेशानी के सरकार में कुछ नहीं मिला। चौहान साहब बोलिए। सरल रेखा में चलने वाली 2-3 बातें कहता हूं। 2014 में जब हम सत्ता में आए थे, हमारे विरोधी उस समय भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2019 में जब हम सब इकट्ठे चुनाव में गए, आप हम सब मिलकर चुनाव लड़ने गए, तो प्रतिपक्षियों ने क्या कहा था? ज्योति जी, मोदी जी वापस गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली से बाहर कर दिया जाएगा। 2014 में भाजपा में जितना था राष्ट्र, 2019 में उससे अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ देश खड़ा हुआ। 2019 से लेकर 2024 के मध्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बड़े बड़े काम किए और अच्छे काम किए, देश को और आगे बढ़ाया, जवानों को, किसानों को, क्या काम किया? काम ही तो पूछना चाह रहे हैं, काम क्या किया? सैनिकों को, सबको। अरे रुक जाओ ना यार, फिर बीच में पे करनी जरूरी है क्या? मैं उत्तर दे रहा हूं ना। हमने समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाया, उसका नतीजा ये है। अरे रुको भाई, उसका कहां तक बढ़ेगा? अरे काम ही तो बताऊंगा, सुनोगे जब तो। समय में सुन रहे थे ना, ये हमने भी। अरे सुनोगे तब। हमने 2019 से लेकर के 2014 से लेकर के आज तक जो काम किए हैं, उसके कुछ नमूने आपको बताता हूं। मैं देश की बात नहीं करता, और इनके कहने से मैं अपनी बात को रोककर इनको आईना दिखाने के लिए कह रहा हूं। जब कांग्रेस हरियाणा हमें सौंपकर गई थी, या कांग्रेस को निकाल बाहर किया था हरियाणा की जनता ने, उसके निकम्मेपन और नकारापन के कारण हरियाणा में 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 15 हैं। आज एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3 गुना हो गई है। इस अवधि में हरियाणा में महिलाओं के कॉलेज हमने उतने नए बना दिए जितने 1966 से लेकर 2014 तक नहीं बने थे। हरियाणा के हर जिले को एक्सप्रेसवे छू रहे हैं। हरियाणा के 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली जा रही है। रुकिए, बस 2 वाक्य। हरियाणा एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, जहां सब्जी में भावांतर भरपाई दी जा रही है, जहां के जोहड़ तालाब वो साफ सुथरे हुए हैं, जहां हर जिले में 75 से ज्यादा अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गए हैं, गलियां, सड़कें, जोहड़, तालाब सब बेहतर हुए हैं, किसान को उसकी फसल के दाम
निर्धारित समय पर खाते में सीधे मिल रहे हैं, और थोड़ी बहुत देर हो जाए तो ब्याज भी मिल रहा है। मेरिट पर नौकरी मिल रही है भैया जी। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो 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 सुनो, आप कह रहे थे कुछ नहीं किया, मैं बताता रहा हूं। मेरिट पर नौकरी मिल रही है, आप मेरिट को तोड़कर, अलमारी तोड़कर नौकरियां देते थे। जाति, जिला और मैं ये कह रहा हूं, आप नोटों का झोला किसके पास कितना बड़ा है उसके आधार पर नौकरियां देते थे हमने। अरे रुक तो जाओ, जो किया अब सुन लो ना, अब सुनो जो किया मैं बता रहा हूं। हरियाणा के लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने अगर अपने 2 शासनकाल में 86,000 नौकरियां दी थी पक्की, तो भारतीय जनता पार्टी अब तक 1.25 लाख दे चुकी है। जब ये हमारे 10 साल पूरे होंगे, हम कांग्रेस से 2 गुनी दे चुके होंगे। हमने हरियाणा के नौजवानों का ठेकेदारों के माध्यम से होने वाला शोषण रोक कर दिखाया है। हमने 25 लाख हरियाणियों को, हमने 25 लाख हरियाणियों को, हरियाणा की जनता को तो कम से कम रास नहीं आ रहा, इस बार भी नहीं आएगा। नीरज जी रुकिए, अभी अंतिम कमेंट के लिए आपके पास आएंगे। अभी पंकज ये तो बताएं आम आदमी पार्टी वाले, फ्री वाला फॉर्मूला हरियाणा के वोटर्स को रास नहीं आया। पानी दिलवाओ पहले भगवंत सिंह मान से, फिर बोलना हरियाणा में। जॉन जी अभी रुकिए, SYL का पानी दिलवाओ पहले भगवंत सिंह मान से, फिर हरियाणा में घुसने देंगे आपको। अरे जो पहले SYL का पानी दिलवाओ। जी अभी आप सुनिए, आप तमाम सवालों का आप जवाब नहीं, बहुत विस्तार से आप अपनी बात कह चुके हैं, सभी सवालों का आप जवाब भी दे चुके हैं। अभी सुनिए, आप आम आदमी पार्टी को सुनिए। आम आदमी पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो सबको पसंद आ रही है, और जो भाजपा की जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नायब सिंह सभा का उम्मीदवार बनाएंगे क्या, या भाजपा का ही कैंडिडेट होगा क्या, या तोड़ फोड़ करके किसी और को लेकर के आएंगे क्या, जैसे कि आजकल नवीन जिंदल का जिक्र चल रहा है। तो ये तोड़ फोड़ की राजनीति में भाजपा जो है काम करती है। इनके पास 10 कैंडिडेट नहीं है। मैं पहले भी डिबेट में बोल चुका हूं कि 10 कैंडिडेट इनके पास खुद के ना 2014 में थे, ना 2019 में थे, ना 2024 में होंगे। तोड़ फोड़ करके कहीं ना कहीं से ये कैंडिडेट पकड़ के लाएंगे, जब जाकर तो ये चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के जैसे जिगरा नहीं है, छाती ठोक के कहते हैं अगर एक सीट में तो 100 के स्ट्राइक से डॉक्टर सुशील गुप्ता को हमने, जिगरे वालों SYL का पानी लाओ, जिगरे वालों का पानी दिलवाओ। नहीं, आप जिगरे वालों पास 10 उम्मीदवार नहीं होंगे तो आपके तो केवल एक ही उम्मीदवार है। आप तो इलेक्शन ही एक ही सीट पर फाइट कर रहे हैं, आप तो दूसरे किसी सीट पर है ही नहीं। औकात ही इतनी है, औकात ही इतनी है, और जिगरे की बात कर रहे हो तो आओ आओ। जॉन साहब मुझे म्यूट कराना होगा, आप तो लगातार बोल रहे हैं। कैसे दोगे, कब तक दोगे ये बताओ पहले। ठीक है, मुझे एक वाक्य में आप SYL को लेकर तो ये बता दें, बीजेपी बार बार ही सवाल कर रही है और हरियाणा की जनता को भी जवाब आप लोगों को देना होगा। SYL को लेकर क्या रुख रहेगा आप लोगों का? रुको ज्योति जी, आप भी आज जवाब सुनो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2013 में पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकूंगा और हरियाणा की जनता को दूंगा। 10 साल में तो पाकिस्तान जाने वाला पानी क्यों नहीं रोका? अनपढ़ लोगों, अज्ञानी लोगों, हम वो तो रोक रहे हैं। SYL का क्या संबंध है इस बात से? केक काटने के लिए SYL का क्या संबंध है इस बात से? ज्योति जी पूछे मेरे तो पाकिस्तान जाने वाले पानी से SYL का क्या संबंध है? इन अज्ञानियों से ये पूछ लीजिए। पाकिस्तान के प्यारे हो क्या? पाकिस्तान जाने वाले पानी का SYL से क्या संबंध है? हमने तो पाकिस्तान जाने वाला पानी भी रोक दिया। आप क्यों पाकिस्तान चले जाते हैं? SYL को लेकर बात है ना, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बार बार हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। भगवंत मान बार बार इनकार करते हैं, हरियाणा को पानी नहीं देंगे, कानूनी जीत के बाद भी नहीं देंगे, तो हरियाणा की जनता कैसे वोट देगी? जनता भी तो देख रही है ना। मोदी जी से पूछ रही है, आम आदमी नहीं, SYL को लेकर बात हो रही है, SYL को लेकर बात हो रही है। नहीं, आपने क्यों नहीं पानी रोका? आप इस तरह से भ्रमित नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे। हम तो उस पानी का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी, जब आप पाकिस्तान जाने वाला पानी रोको। हरियाणा तो SYL का इंतजार कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जादून जी से आखिरी कमेंट अभी ले रही हूँ, आप लोग 2013 के अंदर। जादून साहब अंतिम कमेंट आपका। हाँ देखिए, हम बस चुनाव करीब है, आपने SYL के मुद्दे की चर्चा कर दी, पर मुझे लगता है कि कोई भी दल जो है SYL के मुद्दे पर चर्चा करेगा नहीं, ना चुनावी मुद्दों को लाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पंजाब से उनकी सरकार जो है हरियाणा का हिस्सा देने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी पार्टी वैसे ही कटघरे में खड़ी हुई। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट है और उनके सामने फैसला आया
और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फेवर फैसला कर दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, तो वो भी नहीं बोलेंगे। और कांग्रेस जो है हो सकता है कि कहे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के साथ अब अलायंस में आ चुकी है, तो वो आम आदमी पार्टी के जो भी है रीति नीति उसके बोझ तले दब चुकी है। तो अब कोई भी राजनीतिक दल जो है SYL के मुद्दे पर नहीं बोलेगा, जो कि ज्वलंत मुद्दा है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को जंप देने वाला है, दक्षिण हरियाणा की प्यास को बुझाने वाला है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलने वाला। देखिए अब ये चुनाव आने वाले हैं, किसी के भी घोषणा पत्र में नहीं होगा, किसी के भी जो है चुनावी भाषणों में नहीं होगा, कहीं भी बीजेपी तो देखिए कह रही है कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तब से बजट भी रख रहे हैं हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं। मुझे एक छोटी सी टिप्पणी करने दीजिएगा मुझे SYL पर। अभी रुकिए आप, अभी कांग्रेस से अंतिम कमेंट नीरज जी। SYL का पानी, रुकिए चौहान साहब थोड़ा रुकिए, बोलिए नीरज। देखिए बीजेपी प्रवक्ता कितनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे, रोजगार दिया, वो दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा मेडिकल 15 थे भैया, 9 के नाम तो बता दो कौन से जिलों में है। सिर्फ कह दिया 15 थे, हमारी सरकार 6 छोड़ दी थी, 9 के नाम तो बता दो भाई साहब, कौन से जिले में खोले हैं। अगर 15 गिनवा दिए राजनीति छोड़ दोगे ना, दूसरी बात ये हुड्डा से राजनीति छुड़वा दोगे अगर 15 गिनवा दिए, बीच में ना बोलो, अगर 15 में ले गया बीच में ना बोलो, तो बीच में ना बोलो, राजनीति छोड़ दोगे कि नहीं ये बताओ। बीच में रोजगार की बात करते हैं, नहीं मेडिकल कॉलेज वाली बात को आप डिनाई कैसे कर सकते हैं नीरज गुप्ता जी। 15 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, 7 पाइपलाइन में है, बार बार सरकार ये दावा करती है। अरे पाइपलाइन की बात अलग है, मैं खुलने की बात कह रहा हूँ, मैं इसी बात को पकड़ रहा हूँ। पाइपलाइन में बहुत कुछ है, धरातल पर कितना में ही बात जो आपने बोल दिया, मैं पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 15 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। धरातल पर बहुत कुछ है। आप ये 10 साल में 1.25 लाख नौकरी दे पाए और कह रहे 6 महीने में दुगनी दे देंगे। आप बताइए 6 महीने में 2.5 लाख नौकरी दे देंगे? ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। चौहान जी चर्चा का आखिरी कमेंट बहुत संक्षिप्त में 2 मिनट में। बस एक तो ये समझ लो नीरज भाई कि मैंने ये कहा है कि कार्यकाल के इस दूसरे कार्यकाल के आखिरी चरण तक हम कांग्रेस के 10 सालों से 2 गुना पंकज जी आखिरी बाकी वो कह रहे हैं, दूसरी बात सुनो एक अंतिम बात। SYL पर एक कमेंट सुन लो भाई, सुन लो एक बार। SYL चुभती है आपको, सुनो पंकज बेनीवाल। SYL सुन लो पंकज भाई, सुन लो मिस्टर बेनीवाल। मैंने इनसे सवाल पूछा है, इसका उत्तर दे रही है। ज्योति जी एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक, SYL का पानी, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से लड़ी है, हम लेकर आए। बार बार जो बेनीवाल जी कहते हैं पाकिस्तान जाने वाला पानी, गुमराह करने वाले पंकज बेनीवाल को बताना चाहता हूँ, अरे पाकिस्तान जाने वाला पानी तो हमने रोक दिया पट्टो। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चुनाव की तैयारियों को लेकर हमने बात की। तो आज का मुद्दा मिशन 24 को लेकर कौन बाजी मारेगा, तैयारी में कौन आगे है, इसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।